हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करें हम पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हम कर चुके थे यूज ऑफ हु एंड हुम। आज हमें नए सीखना है यूज ऑफ विच। क्या सीखना है? यूज ऑफ विच। चलिए, यूज ऑफ विच में हमने लिखा है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यूज ऑफ विच हम करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए हम विच यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी उनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज कर रहे हैं, तो उनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको बताने के लिए हम ये विच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विच यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज टेबल, हु, हुम, विच आई वांट टू बाई। तो आपको बताना है इन तीनों में से यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। टेबल कैसी है? दिस इज द टेबल। टेबल हमारी कैसी है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मैंने कहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? हु, विच यूज करेंगे। तो यहाँ पे हु रॉन्ग हो जाएगा हमारा, हुम रॉन्ग हो जाएगा, विच हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव द बुक। ये देखिए भाई, बुक हमारा कैसा हो गया? बुक हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। कैसी हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। नॉन लिविंग थिंग्स हो गई है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे, ना कि हु। तो हु गलत हो जाएगा, विच हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा थर्ड एग्जांपल, ही गिव मी अ बुक, whom या which was there। ठीक है, he give me a book whom या which was there। जो बुक मुझे दी थी वो कहाँ है? वहां थी। तो क्या की? तो यहाँ देखो भाई, बुक के लिए क्या आएगा? whom आएगा कि which आएगा? whom नहीं आएगा, which हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए आप लोगों को ये बताइए, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है केस ऑफ प्रीपोजिशन। क्या आता है? केस ऑफ प्रीपोजिशन। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रही है कि नहीं? ओके, सभी क्लियर है। ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं कि नहीं? चलिए ठीक है। अब केस ऑफ प्रीपोजिशन देखना है हमें। क्या होगा? प्रीपोजिशन आएगी, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? विच आएगा। तब हम क्या करेंगे? तो कॉन्सेप्ट डालेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? यहां पे एक प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद हमारा विच आएगा। क्या आएगा? विच। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, आई नो द डेट विच या ऑन विच he get married। चलिए भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि जब प्रीपोजिशन के साथ विच आता है, जब प्रीपोजिशन के साथ विच आएगा तब हम किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई नो दैट डेट विच या ऑन विच ही गेट मैरिड। भाई जिस तारीख पे शादी हुई थी उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन विच यूज करेंगे, ऑन विच यूज करेंगे। चलिए, तो समझ में आया कि यहाँ पे क्या आएगा? विच आएगा कि ऑन विच आएगा। देखिए किसी भी चीज डेट पर जब कोई काम होता है तो हम वहां क्या यूज करते हैं? जिस पर। ठीक है, तो यहाँ विच नहीं, हमारा क्या आएगा? ऑन विच आएगा। यहाँ विच हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑन विच हमारा क्या हो जाएगा? सही। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? दिस इज द ट्रक द टायर ऑफ विच। देखिए क्या है? एक ट्रक है।
ट्रक है, अब ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ट्रक तो ऐसा तो है नहीं कि वो सांस लेता हो, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका टायर, द टायर ऑफ विच, तो किसका टायर था, ट्रक का, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, द टायर ऑफ विच वॉज रिपेयर्ड बाय हिम, द टायर ऑफ विच वॉज रिपेयर्ड बाय हिम, तो यहाँ पे ऑफ विच हमारा क्या हुआ, पोजीशन दिखा रहा है, ये प्रीपोजिशन हो गई, और इसके बाद हम कहा रहा क्या आ गया, विच आ गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारा, दिस इज द होटल विच या इन विच दे स्टेड, किस होटल में, इस होटल में, इस होटल में वो रहते। हम जब भी कभी किसी चीज के अंदर रहते हैं जिसमें इसमें, तो उसको बताने के लिए हम यूज क्या करते हैं, इन विच यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करेंगे, इन विच, तो ये विच हमारा गलत हो जाएगा, इन विच हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आई बात, चलिए फटाफट इसको नोट करिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि दाग जब आएगा, दाग के साथ एक नाउन आएगी, उसके बाद हम ऑफ यूज करेंगे, फिर विच आता है, तो ये जो हमारा ये हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा वहां बताता है पोजीशन, क्या बताएगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका भी कुछ पोजीशन होता है, अधिकार होते हैं, तो उसको बताने के लिए हमें फॉर्मेट यूज करते हैं। अगर हम द नाउन ऑफ विच की जगह पे अगर हम विच अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे और नाउन लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज द टेबल द लेग्स ऑफ विच वर पेंटेड बाय हिम, तो देखिए भाई बात टेबल की चल रही थी, दिस इज द टेबल, यहाँ पे हमें समझ में इस टेबल की बात चल रही है, प्रॉपर टेबल, ये टेबल की बात चल रही है, तो द लेग ऑफ विच, किसके लेग, टेबल की लेग की ही बात चलेगी, किसी और चीज की लेग की बात तो यहाँ पे चलेगी नहीं, द लेग्स ऑफ विच, ठीक है, अब इस लेग्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या आया, वर आया, अगर लेग होता तो वॉज यूज करते, द लेग्स ऑफ विच वर पेंटेड बाय हिम, तो यहाँ पे ऑफ ऐसे होगा। अगर हम इसकी जगह पे अगर आपका हो सर हम विच टेबल, अगर आप ऐसे करोगे तो ये भी गलत है, अगर आप लिखोगे विच लेग्स, विच लेग्स, तो ये दोनों हमारे वहां पे गलत है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द ट्रक द टायर ऑफ विच, किसके ट्रक की बात चले, ट्रक के टायर की, तो यहाँ विच हमने लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया ऑफ, मतलब ये जो हमारा जो वर्ड लिखा है ना पूरा, द टायर ऑफ विच, ये बता रहा है कि हम टायर, किसके ट्रक टायर की बात कर रहे हैं, इस ट्रक के टायर की बात कर रहे हैं। वॉज रिपेयर्ड बाय हिम, तो अगर हम इसकी जगह पे यूज करते हैं अगर हम विच ट्रक्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह लिखेंगे विच टायर्स, विच टायर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात, चलिए था हमारा कॉन्सेप्ट, विच के सारे यूजेस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट यूज आता है हमारा, चलिए हेडिंग डालेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं भाई, नेक्स्ट अब हेडिंग डालिएगा यूज ऑफ हुज, किसका यूज करना है, अब सीखना है, अब हमें हुज का यूज करना सीखना है। आखिर हम हुज क्यों यूज करते हैं, ठीक है, तो लिखिएगे इट इज शो द पोजीशन ऑफ, इट इज शो द पोजीशन ऑफ who and whom, ठीक है। देखिए भाई हमने अभी तक तीन चीजों को पढ़ा, who, whom, which। who और whom होते हैं भाई, जो whom या whom जिसके लिए हम यूज करते हैं, उसका अगर हमें पोजीशन दिखाना है तो हम वहां पर यूज करते हैं whose। क्या यूज करते हैं, whose यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि whose हम क्यों यूज करते हैं, who and whom का पोजीशन दिखाने के लिए हम ये क्या यूज करते हैं, whose यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय एंड हिज फादर इज अ डॉक्टर, एंड हिज फादर इज अ डॉक्टर, फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस था। देखो भाई एंड हिज लिखा है ना, अब ये उसके पापा हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक पोजीशन के फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं, और वो भी पोजीशन किस में बनाएंगे, हुज में। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने लिखा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुज। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, हुज आ गया।
लेकिन कौन को है, किसके लिए आएगा, फादर के बात कर रही, तो फादर को बताना है, तो हम लिखेंगे हुज फादर इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो समझ में आया। देखो भाई, अगर जब भी हमें हु और हुम का पोजीशन दिखाना होगा तो हुज के साथ जिस नाउन को बताना है, तो देखिए किसके पापा की बात चल रही, हुज फादर, किसके फादर, इस लड़के के फादर, तो हुज किसके लिए यूज हुआ, इस बॉय के लिए, तो हमने यहाँ पे हुज लिख दिया एंड हिज की जगह हुज लिख दिया और ये हमारा पूरा सेंस समझ में आ गया। तो इस हिज का पोजीशन मतलब इसके पापा हैं, इस लड़के के पापा हैं, इसको बताने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हमने हुम यूज किया, हुज यूज किया, क्या यूज किया, हुज यूज किया। हमने कहा था कि हम जब भी कोई पर्सन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हु यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता तो हम वहाँ हुम यूज करते और उसका पोजीशन दिखाने के लिए भी हुज यूज करते। चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे इसके और एग्जाम्पल्स कराता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा दिस इज द गर्ल हुज इयररिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। देखिए भाई, ये हमारा गर्ल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका पोजीशन, इयररिंग्स किसकी है, इस लड़की की है, तो इसको बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हुज। अगर हम यहाँ पे हु यूज करते तो ये हमारा क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, हुज हमारा सही है। नेक्स्ट, दिस इज द टीचर, दिस इज द टीचर हुज कार इज न्यू। किसकी कार न्यू है, तो आपने कहा सर टीचर की, तो यहाँ क्या आएगा, हुज। तो किसकी कार न्यू है, पोजीशन दिखाने के लिए, सर की ही कार है कि नहीं, इस चीज का पोजीशन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हुज यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द बॉय हुज इज अ न्यू कार। एक यह वह लड़का है, कौन वह लड़का, जिसकी कार, जिसकी एक नई कार है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हुज। इस बॉय को पोजीशन दिखाने के लिए हुज यूज किया कि यह जो है इसी की क्या है, इज अ न्यू कार। ये हमने यहाँ पे हुज उसको नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है, नॉर्मली क्या, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हमने यूज किया है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा, कि कॉन्सेप्ट है कि ए एन के बाद जब ऑफ आता है और उसके बाद हुज आता है, तो ये हमारा जो यहाँ ऑफ होता है, इनमें से ही बताता है कि उसकी बहुत सारी चीज थी लेकिन उनमें से एक चीज को वो क्या करता है, पसंद करता है या जानता है उसको, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑफ का मीनिंग निकलता है वो में से निकलता है, एंड हुज का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है पोजीशन दिखाने की सेंस में। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज द बॉय एन अंकल ऑफ हुज। देखिए भाई, दिस इज द बॉय, किसके अंकल, इस लड़के के अंकल, ठीक है। अब एन अंकल ऑफ हुज, अब भाई उसके बहुत सारे अंकल्स होंगे तभी किसी एक अंकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इज आ लॉयर, क्या है, लॉयर है। तो इसी चीज को हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय वन ऑफ हुज अंकल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ हुज अंकल्स, वन ऑफ हुज अंकल्स इज अ लॉयर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस इज द बॉय वन ऑफ हुज अंकल्स इज अ लॉयर, दिस इज द बॉय हुज अंकल इज अ लॉयर, ठीक है। जिसके एक अंकल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुज अंकल इज, हुज अंकल इज अ लॉयर। उसके अंकल क्या है, एक लॉयर है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय द अंकल ऑफ whom, द अंकल ऑफ whom is a साइंटिस्ट। वो क्या है, साइंटिस्ट हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो भाई, इसको भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, द अंकल ऑफ whom, किसके अंकल की बात चल रही, तो भाई इस लड़के के अंकल की बात चल रही। ऑफ whom क्यों लिखा, इस सब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और लेकिन इससे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के आना चाहिए था, तो ये हम हु नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने हु लिखा। अभी यहाँ इस चीज का पोजीशन दिखाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुज अंकल इज, हुज अंकल
whose uncle is a scientist। वो क्या है? साइंटिस्ट। समझ में आई बात? ये थे हमारे यूजेस ऑफ विच के कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट आता है यूज ऑफ दैट। चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे समझते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट आकर हम किस लिए यूज करते हैं तो सुनिए। यूज ऑफ दैट हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। इन सभी के लिए हम इसका यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। फॉर अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। वहां पर हम यूज करते हैं दैट। चलिए कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं बताऊंगा कि ये किस लिए यूज किया जाता है। तो लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल, थिंग्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल, दिस इज अ कार, दिस इज a car that is painted by him। देखिए यह वह कार है जो उसके द्वारा पेंट की गई थी, पेंट की गई है। यह वह, दिस इज अ कार दैट इज पेंटेड बाय हिम। तो यहाँ कार के साथ हम विच भी यूज कर सकते हैं, दैट, दोनों सही है, ठीक है। विच भी सही है, दैट भी सही है, दोनों चीज सही है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। समझ में आई बात? चलिए इसमें आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? देखिए भाई, हमने कहा कि एक पर्सन होगा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति होगा, उसके साथ क्या आएगा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आएगी या एनिमल्स आता है। क्या आता है? कोई भी एनिमल आता है या कोई भी थिंग्स आती है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आती है। तो इसके साथ जब हम आगे इसको यूज करेंगे तो इसको कनेक्ट कराने के लिए, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो है वो दैट यूज होगा। क्या यूज होगा? रिलेटिव प्रोनाउन हम वहां दैट यूज करेंगे। अगर आप कहो कि सर हम यहाँ पे हुम यूज करेंगे या हम हु यूज करेंगे, तो ये गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो वहां पर ये दोनों हुम एंड हु, विच भी हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विच गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि विच एनिमल्स को नॉन लिविंग थिंग्स को ऐड करता है, लेकिन इसमें एक पर्सन आ रहा है तो विच भी हमारा वहां पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जो एग्जांपल में मैंने कहा, जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, द बॉय एंड हिज डॉग whose, who या that नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा द बॉय एंड हिज डॉग हुज दैट। अब बताइए भाई, देखो हमने क्या कहा था, हुज दैट आ गए, हुज दैट केम yesterday, नेक्स्ट कॉमा हैज या हैव कम अगेन। देखिए भाई, मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट है हमारा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पर्सन होगा, पर्सन के साथ जब कोई एनिमल या थिंग्स आता है तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन बताने के लिए हम वहां पे दैट यूज करेंगे। हुम, विच, हु, एक कुछ भी नहीं होगा। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, हुज या हु या दैट। देखिए भाई, एक पर्सन है, उसके साथ एक एनिमल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हु दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दैट। हु और हुज गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा, ये देखिए, हुज आता है हु का पोजीशन दिखाने के लिए जब कोई एक पर्सन होता है,
जैसे कि अगर सेंटेंस में बॉय अकेला होता है, इसका पोजीशन दिखाना होता तो हम हुज यूज करते, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एनिमल्स भी है तो ये हुज हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हु किस लिए यूज करते हैं, जब कोई पर्सन होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर्सन के साथ एक एनिमल्स भी है तो यहाँ पे हु भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो फिर बचा क्या, दैट ही बचा। और हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा क्या है, जब पर्सन होगा एनिमल्स थिंग्स होगी तो उसके साथ हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। कम यस्टरडे, अब देखिए भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैज आएगा कि हैव आएगा। यहाँ देखो भाई इन दोनों लोगों की बात चली, द बॉय एंड हिज डॉग, तो ये दो लोग हो गए, दो हो गए, जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव, हैज हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, एग्जांपल नंबर 2 में मैंने कहा जैसे दिस इज द बॉय एंड हिज पैरेट दैट विन द रेस, the boy and his parrot that won the race ठीक है, क्या लिखा मैंने, द बॉय एंड हिज पैरेट दैट वॉन द रेस win the race have gone। ठीक है, देखिए भाई द बॉय एंड हिज पैरेट, तो यहाँ सिर्फ दैट ही आएगा। अगर यहाँ पे हम क्या यूज करते, विच यूज करते तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। विन द रेस हैव, अभी हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ द बॉय और हिज पैरेट्स मिलके दो लोग प्लूरल फॉर्म सेंटेंस बना रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा हैव आ जाएगा। चलिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि नहीं, समझ में आया ना। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी दैट आएगा और दैट के लास्ट में हमारे क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी। चलिए भाई देख समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, देखो भाई दैट आएगा, अगर हमें इस दैट पे फोकस बनाना है तो जब हम लास्ट में लिखेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा हमारा सेंटेंस की प्रीपोजिशन। क्या आएगा, प्रीपोजिशन। जैसे हमने पढ़ा था, अगर हमें प्रीपोजिशन के साथ विच है, सॉरी हुम आता है, तो उसको अल्लाह लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हु और उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते थे, एट द एंड। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इसमें यूज करते हैं। तो पहले तो हम इसको समझते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या यूज होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा आई नो द बॉय हु या दैट केम यस्टरडे। देखिए भाई मैंने लिखा है आई नो द बॉय हु दैट या केम यस्टरडे। तो देखिए भाई आई नो द बॉय, यहाँ पे क्या है, हमारा एक मेल है, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ हु यूज कर सकते हैं, आपने कहा सब बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा सही बन रहा। दैट केम यस्टरडे, क्या हम दैट यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए भाई अभी तक हमने पढ़ा है कि दैट को हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और हु को हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई नो द बॉय हु या दैट, तो यहाँ पे हमारे जो दो ऑप्शन है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हु भी सही होगा यहाँ पे, दैट भी सही होगा। ठीक है, अब देखो भाई हमें यहाँ क्या यूज करना है, केम यस्टरडे जो कल आया था, तो यहाँ हु भी सही है, दैट भी सही है। हम यहाँ हु को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो भाई अगर कोई पर्सन है तो उसे पर्सन ही बताने के लिए हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ये तो दैट हमारा क्या रहा है, जो उसकी बात को और आगे एक्सप्लेन करने के लिए, उस चीज को अगर जब हम उस चीज को बताने के लिए नहीं कह सकते प्रॉपर मेल ही है, मतलब वही है, तो लेकिन उसको बात को आगे कनेक्ट कराने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करते हैं। तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए भी सही है, हु भी सही है और दैट भी हमारा यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा दिस इज द बुक विच दैट हैड स्टोलन यस्टरडे। क्या कहा मैंने, दिस इज द बुक
which या that stolen yesterday, ठीक है, जिसको उसने कल चुराया था। देखिए भाई, दिस इज द बुक विच या दैट। तो देखो भाई, बुक नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपने कहा था सर हम विच यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दैट भी यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे भी हमारे क्या है, दोनों सही है। प्रायोरिटी का खेल है तो हम विच को पहली प्रायोरिटी देंगे, दैट को बाद में देंगे। चलिए, समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, अब हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट जो था उसको समझते हैं। हमने कहा, जैसे मैंने कहा दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, जिसमें वो ठहरे हुए थे। दे स्टेड। पहले आप लोग ये बताइए, नीचे दिख रहा है कि नहीं? नीचे दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो देखिए भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं दैट के केस में। तो इसको हम क्या लिखेंगे दैट के केस में? तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द होटल। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। दिस इज द होटल, ये वह होटल है जिसमें दैट यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे अब? दैट दिस इज द होटल दैट दे स्टेड। देखिए भाई, यहां जो प्रीपोजिशन आया है, ये प्रीपोजिशन आया, इस प्रीपोजिशन को हम लास्ट में लिख देंगे। क्या हो जाएगा? स्टेड इन, जिसमें वह ठहरे हुए थे। तो जिसमें वह ठहरे हुए थे, जो सेम सेंस इसका था, दोनों का सेम सेंस निकलेगा भाई। दोनों का क्या निकलेगा? सेम मीनिंग। ऐसा नहीं है कि सर मीनिंग चेंज हो जाएगा, जी नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होगा, दोनों का सेम सेंस रहेगा। दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, या दिस इज द होटल दैट दे स्टेड इन, ये वह होटल है जिसमें वो ठहरे हुए थे, ठीक है। तो दोनों का सेम सेंस है। समझ में आई बात की नहीं भाई? इनकी सेंस कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात? चलिए नोट करिए फटाफट आप लोग इसको। चलिए भाई, जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, आई नो द प्लेयर अबाउट हुम दे वर टॉकिंग। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं समझते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको हम लिख सकते हैं आई नो द प्लेयर। देखो भाई, अब यहाँ पे हमने कहा था जब प्रीपोजिशन के साथ हुम आता है तो इसको हम हु और उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो पहले मैं हु के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, आई नो द प्लेयर हु दे वर टॉकिंग, they were talking about, ठीक है। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आई नो द प्लेयर, हु की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? दैट, क्योंकि पर्सन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हु भी यूज कर सकते हैं और दैट। तो हम यहाँ दैट यूज कर रहे हैं, दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, यूटी के एग्जाम के पर्पज से। देखिए भाई, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कभी इंसिडेंट आता है और इंसिडेंट के बाद हमारा जो आएगा तो वहां पे हमारा क्या आना चाहिए? दैट आएगा। विच हुज हुम, एक कोई भी चीज नहीं आएगी। कब और कैसी सिचुएशन में, एंटीसीडेंट में क्या होगा जिससे हम पता कर पाए सर यहाँ पे दैट ही आएगा। तो देखिए, मैंने आपको बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे ब्लू कलर से, ये सारे वो चीज हैं जहां अगर ये एंटीसीडेंट्स में आते हैं तो आपको इनके साथ सिर्फ दैट ही यूज करना है। विच, हु, हुम, हुज कुछ यूज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब किसी भी पर्सन के साथ कोई भी थिंग्स आती है या कोई भी एनिमल्स आता है तो उसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही यूज करेंगे। तो सेम एक दो
वही चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि फ्यू हुआ, द फ्यू हुआ, लिटिल हुआ, द लिटिल हुआ, सेम हुआ, द सेम हुआ, ऑल हुआ, नथिंग हुआ, एनीबडी हुआ, एनीथिंग हुआ, नथिंग हुआ। इन सभी के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया जाता है। चलिए आपके सामने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखिए अब हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव द लिटिल वाटर दैट विच ही गेव मी। तो हमने इस सेंटेंस में पढ़ा क्या आया सर, द लिटिल आया है, ठीक है, नाउन से पहले हमारे अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या है, द लिटिल आया है। तो हम इसको कनेक्ट कराना है तो हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज को ही प्रेफरेंस देंगे और यही सारा हमारा सही होगा, बाकी का विच हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ही गैव मी। सिमिलरली नेक्स्ट का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आई हैव नथिंग। देखिए भाई नथिंग आ गया है, इसमें देखिए नथिंग कहीं लिखा है, जी लिखा है सर, ये लिखा है नथिंग। जब भी आएगा तो इसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, विच हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल दैट विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारी चीज जो की चमकती हैं, तो यहाँ पे देखो भाई विच नहीं आएगा, हमने कहा कि ऑल आएगा तो उसके साथ क्या यूज करना है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ही इज द सेम, द सेम आया है, देखिए भाई द सेम के साथ हम जब भी यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे, हु हमारा यहाँ पे गलत हो जाए। अब हम क्या करेंगे, बॉय है तो हम सोचेंगे सर बॉय के अकॉर्डिंग हु आएगा और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें देखना है कि उस बॉय से पहले क्या वर्ड यूज हुआ है, द सेम आया तो हम यहाँ प्रेफरेंस देंगे दैट को, हु भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा दिस इज द नोबडी, दिस इज नोबडी, यहाँ कोई नहीं है, दैट हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो यहाँ नोबडी यहाँ भाई बेसिकली तो मेल के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, हु हमारे यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, जो आज हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।